इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलेटिव एटॉमिक मास की। रिलेटिव एटॉमिक मास किसी भी एक एटम का वजन मालूम करने का तरीकाकार होता है और इसका यूनिट होता है एटॉमिक मास यूनिट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में AMU भी लिखते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास में चूंकि एक एटम का वजन मालूम किया जाता है, इसलिए हमें सबसे पहले एटम के बारे में पता होना जरूरी है कि एक एटम क्या होता है। तो बात शुरू करते हैं एटम से। अगर हम दुनिया की कोई भी चीज़ ले लें, दुनिया की कोई भी चीज़, चाहे वो जानदार हो या चाहे वो बेजान हो, और उसको जूम करना शुरू कर दें, तो हम देखेंगे कि हर चीज़ छोटे छोटे से पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। इन छोटे छोटे से पार्टिकल को कहा जाता है एटम्स। लेकिन एक एटम के अंदर क्या होता है, एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उस न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि P से प्रोटॉन और P से पॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता। और किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर होता है। अब दुनिया की हर चीज़ एटम से तो मिलकर बनती है, लेकिन एटम भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ चीज़ों के एटम्स में प्रोटॉन के नंबर्स मुख्तलिफ होते हैं। और किसी भी चीज़ के एटम में कितने प्रोटॉन हैं यह हमें बताता है पीरियोडिक टेबल। इसमें किसी भी एटम का नंबर शो करता है उसमें मौजूद प्रोटॉन की तादाद। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन नंबर 1 पर है, तो इस नंबर 1 पर होने का मतलब है कि इसमें 1 प्रोटॉन है। और इस तरह ऑक्सीजन नंबर 8 पर है, तो ऑक्सीजन नंबर 8 पर इसलिए है क्योंकि इसमें 8 प्रोटॉन हैं। और इस तरह अगर हम बात कर लें आयरन की, यानी कि लोहे की, तो यह है नंबर 26 पर। इसको Fe से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो नंबर 26 पर है, तो इसका मतलब है कि इसके एटम में 26 प्रोटॉन होंगे। तो इस तरह इस पीरियोडिक टेबल में तमाम के तमाम चीज़ों के एटम्स दिए गए हैं और उनका नंबर शो करता है इसके एटम में मौजूद प्रोटॉन की तादाद को। और चीज़ें एक दूसरे से मुख्तलिफ भी इसलिए होती हैं क्योंकि उनके एटम में मौजूद प्रोटॉन के नंबर मुख्तलिफ होते हैं। तो ये तो थे एटम में मौजूद प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर हम न्यूट्रॉन की बात कर लें, जो कि एटम के न्यूक्लियस में ही पाए जाते हैं, यह किसी भी एटम में कितने होते हैं, तो किसी भी एक एटम में न्यूट्रॉन के नंबर मुख्तलिफ हो सकते हैं। जब किसी भी एटम में प्रोटॉन की तादाद तो सेम हो लेकिन न्यूट्रॉन के नंबर मुख्तलिफ हों, तो उसको बोला जाता है उस एटम के आइसोटोप्स। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन के 2 आइसोटोप्स हैं। पहले वाले आइसोटोप में कोई न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, जबकि दूसरे वाले आइसोटोप में 1 न्यूट्रॉन पाया जाता है। और किसी भी एटम की जो सिंबल होती है, उस सिंबल में बाईं साइड पर नीचे की जानब उस एटम में मौजूद प्रोटॉन की तादाद लिखी जाती है और ऊपर की जानब उस एटम में मौजूद प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की तादाद लिखी जाती है। इस तरह किसी भी एटम के आइसोटोप्स को अलग-अलग रिप्रेजेंट किया जाता है। हाइड्रोजन गैस के 2 आइसोटोप्स हैं। पहले वाला आइसोटोप नेचुरली 99.99% पाया जाता है और दूसरे वाला आइसोटोप नेचुरली 0.01% पाया जाता है। इसका मतलब है कि अगर हम कहीं से भी दुनिया में हाइड्रोजन गैस को ले लें, तो उसमें 99.99% हाइड्रोजन गैस का पहले वाला आइसोटोप होगा और 0.01% हाइड्रोजन गैस का दूसरे वाला आइसोटोप होगा। इस तरह अगर हम बात कर लें हीलियम गैस की, तो इसके 2 आइसोटोप्स होते हैं। पहले वाला आइसोटोप नेचुरली 0.00013% पाया जाता है और इसमें 1 न्यूट्रॉन होता है, और दूसरे वाला आइसोटोप नेचुरली 99.999866% पाया जाता है और इसमें 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। इस तरह अगर बात कर लें कार्बन के एटम की, कार्बन के एटम में 6 प्रोटॉन पाए जाते हैं और कोयला जो होता है वो कार्बन के एटम से ही मिलकर बनता है। कार्बन के 2 आइसोटोप्स होते हैं। पहले वाले आइसोटोप में 6 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और दूसरे वाले आइसोटोप में 7 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। पहले वाला आइसोटोप नेचुरली 98.93% पाया जाता है और दूसरे वाला आइसोटोप नेचुरली 1.07% पाया जाता है। इस तरह से अगर बात कर ली जाए ऑक्सीजन गैस की, जो कि हम सांस के दौरान अपने फेफड़ों के अंदर लेकर जाते हैं, इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं। इसमें प्रोटॉन तो 8 ही होंगे, लेकिन इसमें न्यूट्रॉन 8 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं और 10 भी हो सकते हैं। तो इस तरह इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं। पहले वाला आइसोटोप नेचुरली 99.757% पाया जाता है, दूसरे वाला आइसोटोप नेचुरली 0.038% और तीसरे वाला आइसोटोप नेचुरली पाया जाता है 0.205%। इस तरह से अगर बात कर लें गोल्ड की, तो गोल्ड के एटम में 79 प्रोटॉन्स पाए जाते हैं और इसका सिर्फ एक ही आइसोटोप होता है जो कि नेचुरली 100% पाया जाता है और इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का टोटल नंबर होते हैं 197। तो ये अच्छी आइसोटोप्स की कुछ एग्जांपल्स। और यहाँ तक हमने देख लिया कि एटम क्या होता है और पीरियोडिक टेबल में किसी भी एटम का नंबर है उसमें मौजूद प्रोटॉन की तादाद को शो करता है। और यहाँ पर यह बात भी याद रखने की है कि पीरियोडिक टेबल में किसी भी एक एटम के अलग-अलग आइसोटोप्स नहीं लिखे जाते हैं। यहाँ तक हमने एटम और उसके आइसोटोप के बारे में तो जान लिया, लेकिन रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। रिलेटिव एटॉमिक मास एटम का मास मालूम करने का एक तरीकाकार होता है और इसका यूनिट होता है एटॉमिक मास यूनिट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में AMU भी लिखते हैं। AMU बिल्कुल उसी तरह होता है जिस तरह
मास की मेजरमेंट करने के लिए किलोग्राम एक यूनिट है या ग्राम एक यूनिट है। इस तरह मास की मेजरमेंट करने के लिए ही AMU भी एक यूनिट है और ये इस्तेमाल होता है एटम की मास की मेजरमेंट करने के लिए। लेकिन 1 AMU होता कितना है? हम जानते हैं कि कार्बन के आइसोटोप में 6 प्रोटॉन पाए जाते हैं और इसका वो वाला आइसोटोप जिसमें 6 न्यूट्रॉन ही पाए जाते हैं, अगर उसको ले ली जाए तो इसमें 6 + 6 यानी कि 6 प्रोटॉन + 6 न्यूट्रॉन, इसमें टोटल कितने पार्टिकल हो गए? 12 पार्टिकल। तो कार्बन के इस आइसोटोप को बोला जाता है कार्बन 12 एटम। अगर कार्बन 12 एटम को ले ली जाए और इसको 12 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए तो इसका जो एक हिस्सा होगा ये होगा 1 AMU के बराबर। अब इस एटम में टोटल में 6 प्रोटॉन हैं और 6 न्यूट्रॉन्स हैं, यानी कि टोटल में 12 पार्टिकल हैं और इसको हमने 12 हिस्सों में ही डिवाइड करा है। तो क्या 1 AMU एक प्रोटॉन के मास के बराबर होगा या एक न्यूट्रॉन के मास के बराबर? यहाँ पर इस बात को याद रखें कि 1 AMU ना तो एक प्रोटॉन के मास के बराबर होता है और ना ही एक न्यूट्रॉन के मास के बराबर। इसको ऐसा समझें कि अगर हम कार्बन 12 एटम के 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन को आपस में ग्राइंड कर लेते हैं तो ग्राइंड करने से क्या होगा कि ये दोनों पार्टिकल आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। यानी कि असल में तो हम ऐसा नहीं कर सकते, यानी कि यहाँ पर सिर्फ फ़र्ज कर लीजिए। और अगर मिक्स करने के बाद, इनको ग्राइंड करने के बाद अगर हम इनको 12 हिस्से में डिवाइड कर दें तो फिर इनका जो एक हिस्सा होगा वो होगा 1 AMU के बराबर। तो 1 AMU ना तो एक प्रोटॉन के मास के बराबर है और ना ही एक न्यूट्रॉन के मास के बराबर है, बल्कि कार्बन 12 का जो टोटल मास है अगर उसको 12 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए तो उसका जो एक पार्ट होगा, एक हिस्सा होगा, उसको बोला जाएगा 1 AMU। और इसकी डेफिनेशन भी यही होती है, 1 एटॉमिक मास यूनिट यानी कि AMU इज़ 1/12 द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। यानी कि कार्बन 12 को अगर 12 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए, इसको मैथ में 1/12 भी लिखा जाता है, यानी कि 1 पार्ट आउट ऑफ 12, यानी कि 12 हिस्सों में से एक हिस्सा। तो अगर कार्बन 12 को 12 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए तो उसका जो एक हिस्सा होगा वो बराबर होगा 1 AMU के बराबर, यानी कि 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर। तो 1 AMU को भी मास की मेजरमेंट करने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह किलोग्राम या ग्राम को मास की मेजरमेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन AMU को एटॉमिक लेवल पर इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पर हम किलोग्राम या ग्राम को इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि एटम बहुत ही छोटा होता है। तो ये तो हो गया एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? रिलेटिव एटॉमिक मास में जो लफ्ज़ रिलेटिव है इसका मतलब होता है कंपैरिजन करना। तो जब किसी भी एटम के मास को कंपेयर किया जाता है 1 AMU के साथ तो उसको बोला जाता है उस एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास। यानी कि कोई भी एटम 1 AMU से कितना ज़्यादा भारी है उसको बोला जाता है उस एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास। अगर कोई भी एटम 1 AMU से डबल होगा, किसी भी एटम का मास 1 AMU का डबल होगा तो उसको बोला जाएगा 2 AMU। और अगर किसी भी एटम का मास 1 AMU से 3 गुना होगा तो उसको बोला जाएगा 3 AMU। और रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन भी यही होती है। रिलेटिव एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ टाइम 1 एटम इज हैवियर देन 1/12 द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। यानी कि कोई भी एटम कार्बन 12 के 12वें हिस्से से कितना ज़्यादा भारी है उसको बोला जाता है उस एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास। और इसका फार्मूला होता है RAM, यानी कि रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ 1 एटम डिवाइडेड बाय 1/12 द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, यानी कि कार्बन 12 का 12वां हिस्सा। तो जब भी किसी एटम के मास को डिवाइड करते हैं कार्बन 12 के 12वें हिस्से से तो उसका रिलेटिव एटॉमिक मास निकलता है। और जो लफ्ज़ है रिलेटिव, इसका मतलब होता है कंपैरिजन करना। तो वो एटम का मास जो कि कंपैरिजन करके बताया जाए उसको बोला जाता है रिलेटिव एटॉमिक मास। इसी बेस पर प्रोटॉन का रिलेटिव एटॉमिक मास है 1.0072764 AMU, यानी कि 1 AMU से थोड़ा सा ज़्यादा भारी होता है एक प्रोटॉन का मास। और एक न्यूट्रॉन का मास होता है 1.0086512 AMU। और एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 0.000548858 AMU। तो एक प्रोटॉन से ज़्यादा भारी होता है एक न्यूट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है, जो इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव एटॉमिक मास होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बहुत ही ज़्यादा कम होता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बहुत ही ज़्यादा हल्का होता है। इस तस्वीर में हाइड्रोजन के 2 आइसोटोप्स के रिलेटिव एटॉमिक मास दिखाए गए हैं। हाइड्रोजन के पहले वाले आइसोटोप में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो सिंपली इन दोनों के मास को ऐड कर दो तो इससे हाइड्रोजन का इस पहले वाले आइसोटोप का रिलेटिव एटॉमिक मास निकल आएगा जो कि है 1.0078 AMU। और दूसरे वाले आइसोटोप में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। अगर हम इस प्रोटॉन और इस न्यूट्रॉन के टोटल मास को ऐड कर दें इससे इस दूसरे वाले आइसोटोप का मास निकलता है 2.016 AMU। लेकिन एक्चुअल में ये इस आइसोटोप का एटॉमिक मास नहीं होता। इसका जो असल एटॉमिक मास होता है वो इस मास से थोड़ा सा कम होता है, यानी कि 2.014 AMU। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है
कि जब भी एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में जुड़ते हैं तो इनका कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और उस मास से कितनी एनर्जी बनेगी ये हम आइंस्टाइन की मशहूर इक्वेशन E=mc² की मदद से मालूम कर सकते हैं, जहाँ E से मुराद एनर्जी है, m से मुराद मास है और c का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट। लेकिन यहाँ पर मैं इस इक्वेशन को डिटेल में स्टडी नहीं करूँगा क्योंकि ये हमारा टॉपिक नहीं है। सिंपली इस बात को समझ लीजिए कि जब भी किसी भी एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में जुड़ते हैं तो उनका कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी वजह से किसी भी एटम का मास मालूम करने के लिए, किसी भी आइसोटोप का टोटल मास मालूम करने के लिए हम उसमें मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को ऐड नहीं कर सकते, बल्कि इस बात का पता साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंटली लगाते हैं। इसी तरह से हीलियम के 2 आइसोटोप्स हैं। पहले वाले आइसोटोप का रिलेटिव एटॉमिक मास है 3.016 AMU और दूसरे वाले आइसोटोप का रिलेटिव एटॉमिक मास है 4.003 AMU। और अगर हम बात कर लें कार्बन के आइसोटोप्स के रिलेटिव एटॉमिक मास की, तो कार्बन के 2 आइसोटोप्स होते हैं। पहले वाले आइसोटोप का रिलेटिव एटॉमिक मास होता है 12 AMU। 1 AMU कितना था, अगर इसी पहले वाले आइसोटोप को 12 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए, ये कार्बन 12 का आइसोटोप है, अगर इसको 12 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए तो इसका जो एक हिस्सा था वो था 1 AMU के बराबर। तो इसके टोटल 12 हिस्सों का मास कितना होगा, 12 AMU। और इसका टोटल मास निकालने के लिए भी अगर हम इसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसमें 6 प्रोटॉन हैं और 6 न्यूट्रॉन हैं, अगर हम इसके 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन के टोटल मास को ऐड करेंगे तो वो 12 से ज़्यादा होगा, लेकिन एक्चुअल में इसका मास पूरा 12 AMU होता है। इसकी वजह भी यही है कि जब इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में जुड़ते हैं तो उनका कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से कार्बन के दूसरे वाले आइसोटोप का एटॉमिक मास है 13.003 AMU। इस तरह से अगर ऑक्सीजन के रिलेटिव एटॉमिक मास की बात कर ली जाए तो ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप होते हैं। पहले वाले आइसोटोप का रिलेटिव एटॉमिक मास है 15.995 AMU, दूसरे वाले आइसोटोप का रिलेटिव एटॉमिक मास है 16.999 AMU और तीसरे वाले आइसोटोप का रिलेटिव एटॉमिक मास है 17.999 AMU। और गोल्ड का चूंकि एक ही आइसोटोप नेचुरली पाया जाता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का टोटल नंबर 197 होते हैं, इसका रिलेटिव एटॉमिक मास होता है 196.967 AMU। तो ये थे कुछ आइसोटोप्स के रिलेटिव एटॉमिक मास जो कि कंपैरिजन करके बताए जाते हैं कार्बन 12 के 12वें हिस्से से। अब मैं दोबारा फिर से हाइड्रोजन के आइसोटोप की तरफ वापस आता हूँ। हाइड्रोजन के नेचुरली 2 आइसोटोप पाए जाते हैं। पहले वाला आइसोटोप 99.99% पाया जाता है और दूसरे वाला आइसोटोप 0.01% पाया जाता है। इस 99.99% का मतलब ये है कि अगर मैं कहीं से भी हाइड्रोजन के 100 एटम्स को ले लूँ तो उसमें 99.99 एटम्स हाइड्रोजन के पहले वाले आइसोटोप के होंगे और 0.01 एटम हाइड्रोजन के दूसरे वाले आइसोटोप के होंगे। अगर मैंने इन टोटल 100 एटम्स का वज़न मालूम करना हो, इन टोटल 100 एटम्स का मास मालूम करना हो तो वो किस तरह से किया जाएगा। उसका तरीकाकार यह है कि पहले इन दोनों आइसोटोप का अलग एटॉमिक मास मालूम कर दो और बाद में उनको प्लस कर दो। पहले वाले आइसोटोप के एक एटम का मास है 1.0078 AMU, तो इसके 2 एटम का मास कितना होगा, सिंपली इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके 3 एटम का मास मालूम करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास इसके कितने एटम्स हैं, 99.99 एटम्स, तो इसलिए इसका मास मालूम करने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 99.99 से और ये आ जाएगा 100.77। तो उन 100 एटम्स में से पहले वाले आइसोटोप का टोटल मास है 100.77 AMU और दूसरे वाले आइसोटोप के एक एटम का मास है 2.014 AMU और इसके कितने एटम्स हैं, इसके एटम्स हैं 0.01 एटम। तो सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मास निकल आएगा 0.02 AMU। अब इसके बाद हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, इन दोनों मासेस को, तो इन 100 एटम्स का टोटल एटॉमिक मास निकल आएगा 100.8 AMU। ये 100 एटम्स का एटॉमिक मास है और अगर एक एटम का एटॉमिक मास मालूम करना होगा तो सिंपली इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो एक एटम का मास निकल आएगा 1.008 AMU। ये जो मास है 1.008 AMU ये ना तो पहले वाले आइसोटोप के मास के बराबर है और ना ही दूसरे वाले आइसोटोप के मास के बराबर है, बल्कि ये इन दोनों का एवरेज है और हम कैलकुलेशन में इसी एवरेज मास को इस्तेमाल करते हैं। हम कभी भी केमिस्ट्री के कैलकुलेशन में अलग-अलग आइसोटोप के एटॉमिक मास को इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि उन दोनों जितने भी किसी एटम के आइसोटोप्स हैं उनका एक एवरेज निकाल लेते हैं और उस एवरेज को इस्तेमाल करते हैं। और पीरियोडिक टेबल में भी ना तो आइसोटोप्स को लिखा जाता है और ना ही आइसोटोप्स के अलग-अलग एटॉमिक मास को, रिलेटिव एटॉमिक मास को, बल्कि किसी भी एटम के जितने भी आइसोटोप्स हैं उनका एक एवरेज निकाल लिया जाता है और उसी को पीरियोडिक टेबल में लिखा जाता है। जैसे कि हाइड्रोजन नंबर 1 पर है तो इसका रिलेटिव एटॉमिक मास है 1.008 AMU, जो कि ना तो इसके पहले वाले आइसोटोप के मास के बराबर है और ना ही इसके दूसरे वाले आइसोटोप के मास के बराबर, बल्कि उन दोनों का ये एवरेज है। और एवरेज एटॉमिक मास निकालने का फार्मूला क्या है, किसी भी एटम का जितने भी आइसोटोप्स हैं उनके रिलेटिव एटॉमिक मास को
मल्टीप्लाई कर देना है उनकी परसेंटेज अबेंडेंस से, और बाद में उन सबको प्लस कर देना है। प्लस करने के बाद उनको डिवाइड कर देना है 100 पे। तो इससे किसी भी एटम के आइसोटोप्स का एवरेज एटॉमिक मास निकल आएगा। इस तरह हीलियम के आइसोटोप्स का एवरेज एटॉमिक मास है 4.003 AMU। ये भी हमने इसी फार्मूला के जरिए निकाला है। और अगर बात कर ली जाए कार्बन के एवरेज एटॉमिक मास की, तो कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास है 12.011 AMU, और ऑक्सीजन का एवरेज एटॉमिक मास है 15.999 AMU, और गोल्ड का एवरेज एटॉमिक मास है 196.967 AMU। तो ये होता है एवरेज एटॉमिक मास, जो कि हम कैलकुलस में इस्तेमाल करते हैं और हम इसी को पीरियोडिक टेबल में लिखते हैं। अब यहाँ तक हमने जान लिया एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, और मुख्तलिफ एटम्स के आइसोटोप्स का एवरेज एटॉमिक मास किस तरह से निकाला जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि जिस तरह 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम के, उसी तरह 1 AMU कितने ग्राम के बराबर होता है। 1 AMU बराबर होता है 0.0, यानी कि 0 पॉइंट के आगे 23 0 और उसके आगे अगर लगा दें 166, तो इतने ग्राम के बराबर होता है 1 AMU। और इसी नंबर को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻24 ग्राम। तो 1 AMU बराबर होता है 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻24 ग्राम के। और कितने 1 AMU को एक जगह पर इकट्ठा किया जाए कि उसका मास टोटल मास बने 1 ग्राम, तो यह होता है 602, और इसके आगे 21 0 लगा दिए जाएँ तो उतने 1 AMU को अगर हम इकट्ठा कर लेंगे एक जगह पर, तो उसका टोटल मास होगा 1 ग्राम। और इस नंबर को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 ऑफ 1 AMU। और 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 को हम केमिस्ट्री में 1 मोल भी कहते हैं। जिस तरह 12 चीज़ों को 1 दर्जन कहते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 चीज़ों को 1 मोल कहा जाता है। तो 1 मोल ऑफ AMU इज इक्वल टू 1 ग्राम। यहाँ पर ये जो नंबर है 1 मोल, यह बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग नंबर है। किस तरह से इंटरेस्टिंग नंबर है, अगर मैं आपसे पूछूँ कि हाइड्रोजन गैस के 1 मोल का मास ग्राम में कितना होगा, या ऑक्सीजन गैस के 1 मोल का मास ग्राम में कितना होगा, तो आप इसकी कैलकुलेशन इस तरह से करेंगे कि पहले इसके मास को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, फिर ये फार्मूला लगाएंगे, ये फार्मूला लगाएंगे। लेकिन इसका एक शॉर्ट तरीकाकार भी होता है। वो शॉर्ट तरीकाकार कौन सा होता है वो भी हम समझेंगे। उससे पहले हम एक डजन को देख लेते हैं, यानी कि 1 दर्जन को। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऊपर रेड से लिखा हुआ है 1 डजन ऑफ 1 kg, यानी कि एक ब्लॉक का वजन है अपने पास 1 किलोग्राम। तो उसकी 1 डजन यानी कि 1 दर्जन का मास कितना होगा, इज इक्वल टू 12 किलोग्राम, क्योंकि एक ब्लॉक का मास है 1 किलोग्राम। तो 1 दर्जन ब्लॉक का वजन कितना होगा, 12 किलोग्राम। और इसको मान लिया इक्वेशन 1। और जब इस इक्वेशन की दोनों साइड पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसकी राइट साइड पर बन जाएगा 1 डजन ऑफ 2 किलोग्राम, यानी कि जब 1 किलोग्राम को मल्टीप्लाई करा 2 से, तो ये बनेगा 2 किलोग्राम। और अगर राइट साइड पर 2 से मल्टीप्लाई करा है, तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम इसकी लेफ्ट साइड पर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 12 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय 2 बन गया 24 किलोग्राम। तो 1 डजन ऑफ 2 किलोग्राम बन गया 24 किलोग्राम। पहले भी अपने पास 1 डजन थी, लेकिन उसका मास था 12 किलोग्राम, लेकिन अब भी 1 डजन है, अब मास है 24 किलोग्राम, क्योंकि हमने पहले एक ब्लॉक का मास था 1 किलोग्राम, लेकिन अब एक ब्लॉक का मास है 2 किलोग्राम। इस तरह अगर हम इसके दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बनेगा 1 डजन ऑफ 3 किलोग्राम इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 3 36 किलोग्राम। और अगर हम इस इक्वेशन के दोनों तरफ 1.5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बनेगा 1 डजन ऑफ 1.5 किलोग्राम इज इक्वल टू 18 किलोग्राम, यानी कि एक ब्लॉक का वजन है 1.5 किलोग्राम, तो एक डजन ब्लॉक का वजन कितना होगा, 18 किलोग्राम। तो इन तमाम के तमाम में एक चीज़ सेम है। कौन सी चीज़ सेम है, 1 डजन सेम है, 1 दर्जन। 1 दर्जन का मास पहले 12 किलोग्राम था, बाद में 24 किलोग्राम हो गया, इसके बाद 36 किलोग्राम और 18 किलोग्राम, लेकिन है सभी की 1 दर्जन है। इसी तरह से यह तरीकाकार हम 1 मोल पर भी अप्लाई कर सकते हैं। 1 AMU के 1 मोल का वजन था 1 ग्राम। अगर हम इस इक्वेशन का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें 1.008 से, तो इसकी राइट साइड पर बन जाएगा 1 मोल ऑफ 1.008 AMU इज इक्वल टू 1.008 ग्राम। और 1.008 AMU कौन से एटम का एटॉमिक मास था, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास था। तो अगर हम हाइड्रोजन के 1 मोल के ले लें, तो उसका एटॉमिक मास होगा 1.008 ग्राम। इस तरह से अगर ऑक्सीजन के 1 मोल का वजन मालूम करना हो, तो ऑक्सीजन के 1 एटम का मास कितना था, 16। तो इस इक्वेशन के दोनों तरफ 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों तरफ 16 से मल्टीप्लाई करा, तो राइट साइड पर बन गया 1 मोल ऑफ 16 AMU इज इक्वल टू 16 ग्राम। तो ऑक्सीजन के 1 मोल का मास आ गया 16 ग्राम। और अगर हमने गोल्ड के 1 मोल का मास मालूम करना हो, यानी कि गोल्ड के 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स का वजन मालूम करना हो कि वो कितना होगा, तो गोल्ड के एक एटम का मास था 197 AMU। तो इसके 1 मोल का वजन कितना होगा, सिंपली इक्वेशन 1 की दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर देंगे 197 से, तो यह इक्वेशन बन गई 1 मोल ऑफ 197
AMU इज इक्वल टू 197 ग्राम, यानी कि गोल्ड का 1 मोल बराबर है 197 ग्राम के। तो इस इक्वेशन 1 की मदद से हम किसी भी एटम के 1 मोल का, यानी कि किसी भी एटम के 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स का मास मालूम कर सकते हैं। तो बजाय ये कि हम किसी भी एटम के 1 मोल का वज़न मालूम करने के लिए मैथ के फार्मूलों को इस्तेमाल करें, सिंपली उस एटम के एवरेज एटॉमिक मास में AMU की जगह ग्राम लिख दो, तो ये मास आ जाएगा उस एटम के 1 मोल का, यानी कि 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 पार्टिकल्स का। और अगर हमने किसी भी मॉलिक्यूल का एटॉमिक मास निकालना हो तो वो किस तरह से निकालेंगे? सिंपल सा तरीकाकार ये है कि उस मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं उन तमाम के तमाम एटॉमिक मास को ऐड कर दो, तो ये उस मॉलिक्यूल का एटॉमिक मास निकल आएगा। मिसाल के तौर पर वाटर के एक मॉलिक्यूल का फार्मूला है H2O, यानी कि वाटर के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम होता है। तो जब हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन के 1 एटम के मास को प्लस करेंगे तो ये निकल आएगा 18 AMU। तो 18 AMU वाटर के एक मॉलिक्यूल का एटॉमिक मास है। और अगर हमने वाटर के एक मोल मॉलिक्यूल का मास मालूम करना हो कि कितना होगा, यानी कि वाटर के 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल का मास मालूम करना हो कि वो कितना होगा, सिंपली वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास है 18 AMU। तो वाटर के एक मोल मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? 18 AMU में AMU की जगह ग्राम लगा दो, तो वाटर के एक मोल का मास होगा 18 ग्राम। तो इस तरह से हम किसी भी मॉलिक्यूल का एटॉमिक मास और किसी भी मॉलिक्यूल के 1 मोल का मास निकाल सकते हैं। तो ये वीडियो था रिलेटिव एटॉमिक मास का, मतलब कि यहाँ आपके लिए भी एक सवाल है। हमने यहाँ सबसे नीचे गोल्ड के 1 मोल का एटॉमिक मास कितना निकाला था? 197 ग्राम, यानी कि गोल्ड के 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स का मास है 197 ग्राम। तो गोल्ड के 1 किलोग्राम में गोल्ड के कितने एटम्स होंगे? अगर गोल्ड का 1 किलोग्राम है तो उसमें गोल्ड के कितने एटम्स होंगे? ये सवाल है आपके लिए। तो इस सवाल को आपने हल करना है और नीचे कमेंट सेक्शन में इसका जवाब लिखना है। तो ये वीडियो से रिलेटिव एटॉमिक मास के मतलब, जिसमें हमने जाना कि एटम क्या होता है। दुनिया की हर चीज़ छोटे छोटे से पार्टिकल से मिलकर बनी है। इन छोटे छोटे से पार्टिकल को एटम कहा जाता है। और एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। आइसोटोप्स का क्या मतलब है? जब भी किसी एटम में प्रोटॉन की तादाद सेम हो लेकिन न्यूट्रॉन मुख्तलिफ हो तो उसको बोला जाता है उस एटम के आइसोटोप्स। और AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? कार्बन 12 का 12वां हिस्से को बोला जाता है 1 AMU। और रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है? जब हम किसी भी एटम के मास को कंपेयर करते हैं कार्बन 12 के 12वें हिस्से से तो उसको बोला जाता है रिलेटिव एटॉमिक मास। और एग्जांपल्स ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास भी हमने इस वीडियोज़ में देखी। और एवरेज एटॉमिक मास किस तरह से निकाला जाता है, उसका फार्मूला क्या है, हमने ये भी देखा। और लास्ट में हमने देखा कि 1 मोल क्या होता है और किसी भी एटम के 1 मोल का या किसी भी मॉलिक्यूल के 1 मोल का हम मास ग्राम में किस तरह से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में समझ में आया होगा। और अगर आपका कोई भी सवाल है तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जो आपके लिए सवाल है कि गोल्ड के 1 किलोग्राम में गोल्ड के कितने एटम्स होंगे, उसका जवाब भी आपने नीचे कमेंट सेक्शन में हल करके ज़रूर लिखना है।